नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने तमाम सुनने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों का, प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष अभियान में मैं पिछले 17 अप्रैल 2020 से आपके बीच हूँ और विभिन्न विषयों पर हमारी आपसे चर्चा हो रही है। हमने आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पर आपसे बात की। हमने आपसे फार्मेसी, मैटेरिया मेडिका पर बात की। फिर हमने आरंभ किया फार्माकोलॉजी और उसके बाद अंत में हमने आरंभ किया प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हमने पिछले लगभग 100 क्लास केवल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर आपके बीच दिया है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में विभिन्न विषयों पर आप सबकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश करता हूं, लेकिन तब तक कुछ ज़्यादा लोगों की ख्वाहिशें आ जाती हैं, डिमांड आ जाती हैं, जिस पर मैं अपेक्षाकृत चर्चा करने लगता हूं। और इस समय ईएनटी पर मेरा क्लास आपके बीच है। मैं इस समय नोज पर यानी नाक और उससे संबंधित होने वाली कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आज हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है डिजीज ऑफ वेस्टिबुल्स, जिसमें हम डर्मेटाइटिस पर चर्चा करेंगे। नाक के अंदर, नाक के आसपास, नाक के बाहरी परतों में यानी नाक की डर्मिस पर होने वाले विभिन्न फोड़े फुंसी या उनमें होने वाले घाव पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से हम क्या कुछ कर सकते हैं। एक फिजिशियन होने के नाते आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के पास वही रोगी आते हैं जो अन्य चिकित्सा पद्धतियों से या तो बचना चाहते हैं या वहाँ से अपने आप को आजमा के आते हैं, और फिर बारी हमारी होती है। यानी हमारे कंधों पर उस रोगी को ट्रीट करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। डर्मेटाइटिस वो भी नाक में या नाक से संबंधित वेस्टिबुल में। जैसा कि आपको मैंने जब नाक की संरचना बताई थी तो मैंने वहाँ आपको बताया कि नाक हमारा एक सेप्टम में 2 पार्ट में बटा होता है और आगे जाके दोनों पार्ट एक में खुलते हैं, जहाँ पे वेस्टिबुल या कार्टिलेज के बने हुए कुछ बैरियर होते हैं, जहाँ से हवा को पास करके आगे की ओर भेजा जाता है। ये प्रकृति की बनावट है कि प्रकृति ने नाक के आसपास जो हम हवा लेते हैं, ये बाहर से आई हुई हवा हमारी एक अलग टेम्परेचर पर होती है और नाक के अंदर जा करके वो एक अलग टेम्परेचर पर होती है। नाक के अंदर जब वेस्टिबुल्स में वो घूमती है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है और हमारे लंग्स तक पहुँचते पहुँचते वो हवा, जिसे आप ऑक्सीजन नहीं कह सकते, हम श्वसन प्रक्रिया में हवा लेते हैं। हवा में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, सल्फर भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। हमारे नाक के आसपास जितनी भी गैसें होती हैं हम सब को अवशोषित करते हैं। फिर वो हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स की प्रक्रिया में जब हमने आपको फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स बताया था तो वहाँ इस बात की चर्चा की थी कि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वेओली होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन, जो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं वो ऑक्सीजन को 70 गुना ज़्यादा खींच लेते हैं अन्य गैसों की अपेक्षा, और शेष गैसें फिर हमारे सेकेंडरी रिस्पिरेशन में, सेकेंडरी रिस्पिरेशन का तात्पर्य जब CO2 बाहर निकलती है तो उस दौरान हमारी बची हुई गैसें फिर हमारे नाक के साथ बाहर आ जाती हैं। ये नाक के अंदर और बाहर लाने की एक प्रक्रिया है प्रकृति द्वारा। हमारे नाक के आसपास जब ऑस्मोटिक प्रेशर या जिसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है तो हवा हमारे नाक में प्रवेश कर जाती है। ये प्रक्रिया श्वसन की है। यहाँ पर हम नाक के विभिन्न रोगों की चर्चा करना चाहते हैं। नाक के अंदर हम बाहर की हवा भी लेते हैं, कुछ स्मेल भी लेते हैं, हम कुछ नाक से खींचते भी हैं। विभिन्न प्रकार के ऑइंटमेंट को हम नाक में लगा लेते हैं मुलायम करने के लिए, या आसपास लगा लेते हैं, उसके भी रिएक्शंस होते हैं। या हमारे खान पान के द्वारा या
किसी अन्य कपड़ों के द्वारा हम अपने माउथ को साफ़ कर रहे हैं, किसी दूसरे के रुमाल से हम अपने मुंह को पोंछ रहे हैं, या किसी का नैपकिन बहुत गंदा है हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो इनसे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हमारे नाक के आसपास बढ़ जाती हैं। हालांकि नाक में प्रकृति ने बाल छोटे छोटे दे रखे हैं, हेयर्स दे, लेकिन वो हेयर्स के नॉस्ट्रिल्स टूट जाते हैं, वहाँ पे भी घाव हो जाता है, वहाँ पे भी फोड़े फुंसी निकल आती है। स्ट्रेप्टोकॉकी या स्टेफिलोकॉकी ये प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे नाक के अंदर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के, या हम ये कह लें कि सॉफ्ट स्किन पर वो अपना आक्रमण करते हैं, जिससे छोटे छोटे फोड़े फुंसी बन जाते हैं नाक में, और फिर वो हमको इरिटेट करते हैं, इरिटेशन होता है उससे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ज़्यादा उसको नाक को खोदने का प्रयास करते हैं, या उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जो आता है उसको हम इंटरप्ट करते हैं, तो वहाँ पर ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, नाक से खून भी आने लगता है, या अगर वो घाव ज़्यादा हो गया है तो वो पक भी सकता है, जिसको हम पस का रूप कह सकते हैं, जो नेज़ल के बहने के साथ साथ बाहर आने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वाइट डिस्चार्ज नाक को दबाने से आसपास के मसल्स के आसपास से और उसके नर्व से वाइट डिस्चार्ज भी आने लगता है। ऐसे भी केस देखे गए हैं कि आपके फोड़ा फुंसी यहाँ पर, मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई अंदर जो फोड़ा बाहर नहीं दिखाई पड़ रहा है, जैसे जिसको हम छोटे छोटे मुहासे कह सकते हैं, कील मुहासे जो होते हैं, कभी कभी वो अंदर की ओर उनका माउथ हो जाता है, और अगर किसी नर्व से जुड़ गए तो उसका सीधा संबंध वो नाक के अंदर आकर के फोड़ करके वाइट डिस्चार्ज भी दिखाते हैं। हमको अगर सर्दी जुकाम हो जाए, कोल्ड हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, तो हमारे नाक के अंदर के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डिस्चार्ज होने लगते हैं वाइट डिस्चार्जेस में, और जब वो ज़्यादा होते हैं तो उसकी रगड़ से भी हमारे अंदर की जो एपिडर्मिस है नेजल चैम्बर की, वो भी कट फट जाती, वहाँ पे भी छोटे छोटे फोड़े फुंसी या इरप्शंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के दृष्टिकोण से हम कर क्या सकते हैं इस तरह के रोगी के आने पे? तो हम करते ये हैं कि पहला तो हम नाक की साफ सफाई के लिए रोगी को प्रेरित करते हैं। नाक में आमतौर से एक नेजल ड्रॉप जो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रोवाइड करते हैं, हम उसमें देते हैं। अगर नाक में ब्लीडिंग हो रही है तो हम L2 + T7 और BE का प्रयोग करते हैं। 5-5 ड्रॉप एक चम्मच डिस्टिल वाटर में, हल्के गुनगुने डिस्टिल वाटर में डाल देते हैं, और एक कॉटन को उसमें भिगो करके नाक के अंदर हम बूंद बूंद करके इस तरीके का एक लोशन देते हैं, न कि ऑइंटमेंट, बल्कि ये लोशन होता है जिसको हम नाक में ड्रॉप करके हर 5 मिनट के बाद 2-2 ड्रॉप करके दोनों नाक में डालते हैं। और अंदर से रिकवर होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं S5C5 G और B। अगर फोड़े फुंसी ज़्यादा दिनों के हो गए हैं, टाइट हैं, फूट नहीं रहे हैं, पेन ज़्यादा हो रहा है, तो हम वहाँ पे S5C5 और BE और G का उपयोग करते हैं। अगर फोड़े फुंसी का दर्द कम है और लगातार नाक का बहना जारी है, तो वहाँ पर हम B और G के स्थान पर WE का प्रयोग भी करते हैं। ये तो हमारा पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हमारा बनता है P1 C13 और C1। अब P1 C13 और C1 को हम क्यों चुनते हैं, हम इस बात को यहीं पे क्लियर कर दें। C1 आपके प्यूटरी ग्लैंड की मेडिसिन रेफ़र की गई है, और प्यूटरी ग्लैंड से हमारे मस्तिष्क ही नहीं हमारे सभी अंगों का नियंत्रण होता है, क्योंकि वहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स हमारे हर ऑर्गन्स पर अपनी सक्रियता को बनाए रखते हैं। तो नाक चूँकि हमारे स्मेल का केंद्र है, हम नाक से कोई भी चीज़ जब सूंघते हैं तो उसकी स्मेल की सारी जो गतिविधियां हैं वो हमारे ब्रेन को ट्रांसफ़र होती हैं, जिससे ब्रेन उस स्मेल को समझ सकता है। कभी कभी हमको जुखाम में ज़्यादा वायरस इन्फेक्शन हो जाता तो हमको स्मेल पता नहीं चलती है। अभी आपके बीच काल में जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे एक विशेष लक्षण था कि आपको स्मेल समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि जब हाई वायरस का अटैक हो जाएगा हमारे नेजल चैम्बर पर, तो हमको वहाँ पर जो स्मेल की जो नर्व्स हैं, जो स्मेल के शक्तियों को या उसके हम कह लें कि उसके वेव्स को जो हमारे ब्रेन तक ले जाती हैं, वो बाधित हो जाती है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं। तो वहाँ पर भी हमको C1 की याद आती है, क्योंकि C1 देने से हम उस नर्व पर क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। P1 हमारे ब्रोंकियोल की बहुत तत्पर मेडिसिन है, और ब्रोंकियोल चूँकि हम हवा लेते हैं अंदर, वो जा कर के हमारे लंग्स से टकराती है, तो हम
लंग्स की कैपेसिटी को जो जितना इन्वॉल्व कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे, इंक्रीजमेंट दे सकेंगे, उतनी ही तेज़ हमारे नाक से हवा अंदर जाएगी। तो जो बीच के जो नेजल का डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज, वो वहाँ से हटता नज़र आएगा और हवा तेज़ी से अंदर जाती नज़र आएगी, जिससे हमको राहत होगी सांस लेने में। और C13 जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन की मेडिसिन है, तो C13 का देना इसलिए ज़रूरी कि म्यूकस मेम्ब्रेन का बार बार टूटना, नाक का बहना या फोड़े फुंसी का निकलना, वहाँ पे फूट करके उनका पस बनना, इन सब को चेक करने के लिए हमको C13 देना पड़ता है। हालांकि B और G को हम पस टेंडेंसी को चेक करने के लिए देते नहीं, हमको C13 वहाँ पे स्पेशली देना पड़ता है। हमारे आज बहुत से साथी लाइन पर हैं और बहुत दिनों से हम आपके बीच से गायब भी थे, और अब जब हम अपने रेगुलर क्लास में आ गए हैं तो मैं देख रहा हूं कि हमारे पुराने साथी सभी इस फेसबुक आईडी पर लाइव हैं। और इससे पहले कि मैं आपसे आज के इस कार्यक्रम से विदा लूं, मैं आपको बता दूं कि हमने अपना डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती नाम से एक पेज जो पहले भी था, लेकिन हमने उसको सक्रिय नहीं किया था, उस पर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन आज से उसकी प्रक्रिया हमने आरंभ कर दी है। और 3-4 दिनों में हमारी सारी फेसबुक आईडी के सारे साथी और सारी पोस्टें हमारी उस आईडी पर यानी हमारे पेज पर मर्ज कर दी जाएंगी, और फिर हम अपना ऑनलाइन क्लास, ये जो मैं आपसे ले रहा हूँ, ये मैं अपने पेज पर लूँगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती के पेज को आप लाइक करें, उस पेज पर आप आ जाएं। अभी हम 25 अगस्त के बाद उस पेज पर क्लास लेना आरंभ करेंगे। अभी हम 25 तारीख तक तो इसी पर आपसे मिलते रहेंगे। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आज के इस क्लास में बस इतना ही, और चलते चलाते आप हमारा फ़ोन कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 9793252355। और जिन साथियों को हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, अभी आप में से आज दिन भर भी करीब 16-17 लोगों ने उस बुक को डिमांड की है और आपके पेमेंट भी हमारे अकाउंट में आए हैं, तो मैं उनकी बुक संभवतः कल या परसों पोस्ट कर दूंगा। और जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुकिंग चल रही है, उसकी भी बुकिंग आप सब की तरफ से जारी है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को एक नए क्लेवर में, हालांकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत सी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लोगों ने लिखा है, अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन हमारे युवा साथियों की डिमांड थी कि हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के भ्रमजाल में इतना भ्रमित हो चुके हैं कि हम लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। न उनकी समझ में डाइल्यूशन आ रहा था, न टेम्परामेंट आ रहा था, न पॉजिटिव निगेटिव आ रहा था, और ना ही कोई ऐसा सटीक चार्ट था या कोई चैप्टर था या कोई टॉपिक था जिससे वो प्रैक्टिस को आसान समझ सकते या आसानी से कर सकते। आप सब ने हमारे इस क्लास को सुगमता से, सरलता से समझा है और प्रैक्टिस में आप सब रमे हैं। यही मेरे इस क्लास की सफलता है, और यही मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूं कि आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर्स बन करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के रूप में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में समाज की सेवा कर सकें। समाज की सेवा करने का तात्पर्य पैसे से नहीं है। आप समाज की सेवा करेंगे तो नेम एंड फेम के साथ पैसा आपको खुद अब मिलेगा। आप नियमित अपने क्लिनिक पर बैठना सीखें, अपनी दवाओं पर अपना दिमाग लगाना सीखें, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के आधार पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियों के एंजाइम्स प्रोसेस को दिमाग में मनन करना सीखें, चिंतन करना सीखें, तो सफलता आपके साथ रहेगी। हमारे अभी पिछले दिनों डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव और उनके पिता डॉक्टर KP सिन्हा जी अभी कल सुबह मेरे घर पर मुझसे मुलाकात करने आए थे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति में ये बहुत अच्छी पहल थी। मैंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और कुछ औपचारिक बातें भी हुई। आप सब ने हमारे उनके मिलन को बहुत सराहा। आप सब के कमेंट्स भी मुझे पसंद आए, आप सब के कमेंट्स के मैंने जवाब भी दिए। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे कुछ सलाह भी दिया है और आपके कमेंट्स भी आए हैं, अच्छे कमेंट्स आए हैं। तो आज मैं देख रहा हूं कि हमारे इस समय मिस्टर संजय पांडे जी हमारे कोई नए साथी हैं। संजय पांडे रांची से हैं, अब्दुल मोलिद जी हैं, अनुज कुमार जी हैं, मिस्टर सुमन सिंह जी हैं। बहुत से साथी से मैं लाइन पर हैं, सबके नाम पढ़ना बड़ा मुश्किल सा काम है और चूँकि समय भी आज ज़्यादा हो गया और मैं अनवांटेड रूप में आपके बीच आया
तो आप निश्चित रूप से आप शायद मेंटी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सके थे, लेकिन फिर भी आपने मेरे इस क्लास को पसंद किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके नाम थोड़ा सा पढ़ दूँ और पास करके मिस्टर ये सावंत सिंह जी हैं, मिस्टर अरुण उके, प्रदीप सोनी जी हैं, अनुज कुमार जी हैं, मिस्टर प्रभात कुमार जी हैं मऊ से, मिस्टर ब्रिजकिशोर शर्मा जी हैं, वेद प्रकाश पाल जी हैं, चंद्र चिदानंद जी हैं, मिस्टर वैद्य बलजीत सिंह जी हैं, नमस्कार। विमल बिहारी लाल जी भी हैं, मिस्टर वैद्य बलजीत जी नमस्कार, आपका नमस्कार स्वीकार है। मनोज कुमार ठाकुर भी हैं, मोहम्मद आमिन चिश्ती जी आ चुके हैं लाइन पर, डॉक्टर संतोष कुमार जी हैं, अमरनाथ शर्मा जी हैं, मिस्टर संतोष चौरसिया जी भी लाइन पर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सब ने मेरे इस क्लास को लाइक किया, पसंद किया और आज मेरे बीच आप सब आए। वेद प्रकाश पटेल जी, मैं आपके नाम को देख रहा हूँ, आपका स्टिकर भी मुझे पसंद आया, तो आप सब के लिए बस आज इतना ही। और हाँ, एक खास बात चलते चलाते आपको और बता दूँ कि हमारे जो नए साथी हैं, जो हमारे पुराने क्लास नहीं सुन पाए हैं या किन्हीं कारणों से वो हमारे फेसबुक पर आईडी पर खोज नहीं पा रहे हैं, या जो अब तक यूट्यूब चैनल पर लोड हुआ उसके क्लास को नहीं ले रहे हैं, तो आगे से जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल जारी किया है उस पर मैं सब्जेक्ट भी दे रहा हूं कि आज मैंने किस सब्जेक्ट पर बोला है। आप उस सब्जेक्ट के नाम से, जैसे इस समय मेडिसिन चल रही है तो C1 C2 C3 उस पर लेबल आ रहा है कि आप C5 देख रहे हैं कि C6 देख रहे हैं। तो जो साथी हमारे नए श्रोता हैं और इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में उनकी दिलचस्पी है, इलेक्ट्रोहोमोपैथी को जानने और समझने की, उनके दवाओं को कैसे अपनाया जाए या किन किन रोगों पर वो कार्य करती हैं, दवाओं की विशेषता क्या है, तो इस समय चूँकि मैं मैट्रिया मेडिका के चैप्टर में C ग्रुप की चर्चा कर रहा हूँ, तो आप हमारे उस चैनल को यानी HR अनिल श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिसिन को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल दबा दीजिए, तो आपके पास तक हमारी जो नया क्लास चल रहा है उस क्लास का भी आप आनंद ले सकते हैं। पिछले क्लासों से अलग हटके मैंने इस यूट्यूब चैनल को इसलिए प्रसारित किया कि अनेक लोग मेरे क्लासों को लोड कर रहे थे और उससे थोड़ी सी विसंगतियां आ रही थी और तमाम लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तमाम लोग हमको फ़ोन कॉल कर रहे थे कि आप अपना निजी चैनल क्यों नहीं बना लेते हैं। तो मैंने इस कार्य को भी संपन्न कर दिया और पेज भी बना लिया। अब पेज पर आपकी संख्या असीमित रहेगी, क्योंकि हर 5000 के बाद हमारी एक फेसबुक आईडी बंद हमको करनी पड़ती थी, नई आईडी बनानी पड़ती थी, और 6 आईडी में बना चुका था। तो ये लगातार आईडी बनाना, फिर लोगों को ये कहना कि मैं किस आईडी पर क्लास लूँ, फिर लोग कैसे हर आईडी पर जुड़ें, क्योंकि वही फ्रेंड हर आईडी पर हो नहीं सकते हैं। तो फिर ये विचार आया कि अब पेज बना दिया जाए और पेज में हमारे फॉलोअर्स की संख्या असीमित होगी, तो हम एक ही पेज पर आप सबको कन्वर्ट कर लेंगे और आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, आपको भ्रमित नहीं होना पड़ेगा और आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हम किस आईडी पर आकर के क्लास देंगे। जैसे इस समय हम इस आईडी पर आ रहे हैं तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की आईडी पे हमारे कुछ साथी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, अभी कुछ देर बाद इसको हम वहाँ शेयर कर पाएंगे। तो क्लास एक आईडी पर चलता था और हमारी 6 आईडी थी, 5 आईडी के लोग उस पर इंतजार करते रहते थे। लेकिन अब पेज हो जाने से 25 तारीख से यानी 25 अगस्त से आप केवल पेज पर आइए और पेज पर सारे के सारे हमारे फॉलोअर्स एक साथ हमारे क्लास का आनंद लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी इस परेशानी को अपनी परेशानी समझ के हमसे शेयर करेंगे। और इस समय हमारे डॉक्टर देवव्रतचार्या जी, गंगवार जी, अमरनाथ शर्मा जी, आप सब लाइन पर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सब ने पसंद किया इस क्लास को। आज यहीं समाप्त करते हैं, कल हम फिर मिलते हैं किसी अन्य समस्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।